नमस्ते। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेज कंस्ट्रेंट के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ओके, सो न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो जब मैंने आपको न्यूटन्स लॉज स्टार्टिंग में बताए थे तब मैंने एक बात बोली थी कि न्यूटन्स लॉज जिन फ्रेम में वैलिड होते हैं उन फ्रेम को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। यस, और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन ये है कि उस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए किसी भी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ओके, अब अगर मैं न्यूटन्स लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे जो आंसर मिलेगा वो मेरे ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट होगा, क्योंकि वो लॉ वहां एप्लीकेबल नहीं है। तो इस पार्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो हमें क्या एक्स्ट्रा करेक्शन फैक्टर्स उन लॉज में जोड़ने पड़ेंगे जिससे कि वो वही रिजल्ट देने लगे जो कि एक इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर उस सिचुएशन में बता रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एलिवेटर है। ठीक है, कंसीडर एन एलिवेटर एंड कंसीडर ए ब्लॉक हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द एलिवेटर ऑफ मास m. Consider two observers, one observer standing, okay, this is observer A standing inside elevator, and there is one observer on the ground, this is ground. Let us call this observer to be B. Okay, elevator accelerate कर रहा है ऊपर की तरफ, so this is acceleration of elevator definitely with respect to ground. So acceleration of the elevator with respect to ground वो हमारे पास है a upward. अब ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम है हमारे हिसाब से, तो इनर्शियल फ्रेम में एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है, मींस फ्रेम ऑफ एलिवेटर हम लिख सकते हैं हियर frame of elevator is non-inertial reference frame, बिकॉज एलिवेटर का जो फ्रेम है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, इसीलिए एलिवेटर का फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो हमारा जो ऑब्जर्वर ए है वो एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। ओके, चलिए ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ऑब्जर्वर ए कैसा ऑब्जर्वर है, एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। और ये क्या ऑब्जर्वेशन दे रहा है, ये ऑब्जर्वेशन दे रहा है दैट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to this observer A is 0. See, ये ऑब्जर्वर यहां पे है, ये ब्लॉक यहां पे है, तो इसे इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमेशा 0 दिख रही है, हमेशा 0 दिख रही है। तो ये ऑब्जर्वर कितना एक्सेलरेशन बताएगा इस ब्लॉक का, 0। ठीक है, क्योंकि एज सीन फ्रॉम द एलिवेटर का हर पार्ट रेस्ट पे दिखाई दे रहा है उसे। ओके, अब तो हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 आ गया। सो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ब्लॉक पर फोर्स आएंगे mg एंड टेंशन, एक्सेलरेशन 0 है, तो एज पर द ऑब्जर्वर A इट विल से टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mg। यस, इसने कैसे निकाली टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mg, बाय अप्लाइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि इसका एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स मस्ट बी 0, F0 on block
must be 0 as its acceleration is 0. So it implies t minus mg must be 0. तो इसने बोल दिया कि भाई t must be equal to mg. This is the observation made by observer A. Okay, now let us see what is the observation made by observer B. Observer B क्या बोलेगा? So observation made by observer B. अब B कैसा ऑब्जर्वर है? इनर्शियल ऑब्जर्वर. ठीक है, तो ये क्या बोलेगा? पहली बात ये बोलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू B विच इज इनर्शियल ऑब्जर्वर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर. है ना, ब्लॉक उसे एलिवेटर के साथ ही ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा होगा. अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस दिखाएगा वो? तो आपको एक बात याद दिला दूं कि फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम. तो फोर्स तो दो ही लग रहा है, mg एंड टेंशन, बट इस बार ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ. सो बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ये बोल देगा कि दिस t माइनस mg must be equal to ma. So you can write t must be equal to mg plus ma. This is the observation made by observer B. अब हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो डेफिनेटली गलती कौन कर रहा है? ऑब्जर्वर ए, क्योंकि वो ऐसा लॉ लगा रहा है जो इस सिचुएशन में वैलिड है ही नहीं. तो करेक्ट टेंशन कितनी है इस स्ट्रिंग में? mg प्लस ma. अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं, इफ आई वॉन्ट कि फॉर ऑब्जर्वर ए ऑल्सो वो उतनी ही टेंशन उसे मिल जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो फॉर दैट ऑब्जर्वर ए को एक एक्स्ट्रा फोर्स अज्यूम करना पड़ेगा. ध्यान से सुनना है, ऑब्जर्वर ए को ब्लॉक के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, और जिस फोर्स की जो वैल्यू है वो होगी मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. What is the reference frame of A? It's the elevator frame, and elevator frame is accelerating upward. So this is an extra force which is not acting on the block actually. This force is not acting on the block in reality, but this observer A has to consider this extra force, okay, such that the results obtained by observer A matches with the results obtained by observer B. Because आप लॉ कौन सा यूज कर रहे हैं जो कि ऑब्जर्वर B के लिए एप्लीकेबल है, A के लिए नहीं है, नॉन इनर्शियल है. समझ में आ रही है बात? तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो कि सच में एक्ट तो नहीं हो रहा है, पर अगर इसे कंसीडर कर लिया जाए तो वापस से क्या लगा दें? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टेंशन मेरे पास आ जाएगी mg प्लस ma. आप देख पा रहे हैं, एंड विच इज similar to the result obtained by an inertial observer. So this is the correction factor here. जो रेड से मैंने लिखा हुआ है, this is the correction factor and this is called pseudo force. Pseudo का मतलब होता है जो सच में नहीं एक्ट हो रहा है. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं छद्म बल. छद्म मतलब हो जाता है छलावा, कि भ्रम पैदा करना, कि सच में ऐसा नहीं है पर आपको लग रहा है ऐसा. ओके, जैसे कि आप बस के अंदर बैठे होते हैं और बस अचानक से एक्सेलरेट करती है सामने, तो आपको लगता है आपको पीछे किसी ने धक्का मार दिया. दैट्स ए यू नो स्यूडो फीलिंग यू गेट इनसाइड. सच में किसी ने धक्का आपको पीछे नहीं मारा है, एक्चुअली आपकी लोअर बॉडी आगे चली गई तो अपर बॉडी वहीं पर रह गई. तो आपकी अपर बॉडी को क्या लग रहा है कि किसी ने उसे पीछे धक्का मार दिया. एनीवे, सो दिस इज द स्यूडो फोर्स. क्या बोलते हैं इसे? Pseudo force, which actually does not act in reality. Okay, but one need to consider this force whenever one is trying to use Newton's laws in non-inertial frames. Okay, well, so let's start and write. Newton's laws are not valid in non-inertial frames. Just write line by line, then you can note this. Newton's laws are not applicable in non-inertial reference frames. Line change and write. To apply Newton's laws in non-inertial frames,
one need to consider an extra force acting on the body under consideration called pseudo force. So this is the spelling here, pseudo force. Okay. However, in reality, no such force acts on the body. Now, write कि pseudo force की वैल्यू कितनी होती है. What is the value of pseudo force? तो pseudo force की वैल्यू होती है, लिखते हैं अपन. ठीक है, आप पहले इसे नोट कर लीजिए पूरा और ये हाईलाइट भी कर दीजिए कि अगर ये एक्स्ट्रा फोर्स हमने कंसीडर किया देन दीज टू रिजल्ट्स विल मैच. Now let us understand कि what is the value of pseudo force. So pseudo force का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी. pseudo force is equal to mass of the body into acceleration of reference frame. Mass of the body into acceleration of reference frame. Of the body into acceleration of reference frame. ओके, जैसे हमारे केस में बॉडी कौन सी थी, ब्लॉक जिसे हम स्टडी कर रहे थे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा था, द एलिवेटर फ्रेम. एलिवेटर का एक्सेलरेशन कितना था, a. तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू a. इतना ही स्यूडो फोर्स आपको मानना पड़ा. ठीक है. सो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्यूडो फोर्स की, तो आप देख लीजिए स्यूडो फोर्स मुझे किधर कंसीडर करना पड़ा, डाउनवर्ड. एलिवेटर किधर अब एक्सेलरेट कर रहा था, अपवर्ड. सो डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स आपको किधर लेनी पड़ेगी, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. तो ये बात भी यहां पे नोट कर लीजिए कि जो डायरेक्शन है स्यूडो फोर्स की, डायरेक्शन इट विल बी अपोजिट टू acceleration of reference frame. ओके. सो ये आगे सीख जाइए. तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को किस फ्रेम में भी सॉल्व किया जा सकता था, इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. बस आपको जो रियल टाइम फोर्सेस हैं उनके साथ साथ एक और फोर्स कंसीडर करना पड़ता, विच इज मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. मैं वापस आपको बोल रहा हूं, इस पर कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं. स्यूडो फोर्स सच में एक्ट नहीं होता, इसीलिए तो स्यूडो बोलते हैं उसे. ओके, ये सिर्फ एक करेक्शन फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना होता है अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाने वाले हैं तो. ठीक है. आपसे कोई पूछे कि आप फोर्सेस फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, तो आंसर आएगा नो, फोर्सेस फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होते हैं. देन समबडी आस्क्ड देन व्हाट इज स्यूडो फोर्स. वो तो तभी लगता है जब रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल हो. सो योर आंसर विल बी इट इज ए करेक्शन फैक्टर, इट इज नॉट ए फोर्स. ऑलराइट, सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, तो आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, मान लीजिए यहां पे एक वेइंग मशीन है, ठीक है, और इसके ऊपर आप खड़े हुए हैं.
and your mass is m, and this elevator is accelerating upward. Okay, and I want reading of weighing machine. Reading of weighing machine. Well, so this question I told you to solve in ground frame. Yes, मैंने करवाया था, मैं आपको दोनों तरीके से वापस करके बता दे रहा हूं. So I am first method I am solving in ground frame. तो जस्ट सीख लीजिए कि क्या अंतर है दोनों. So in ground frame, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या फायदा हो जाएगा अपने को कि न्यूटन्स लॉ हम सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे, हमें कोई स्यूडो फोर्सेस कंसीडर करने की जरूरत नहीं होगी. वेल, सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं. यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे मुझे खुद के ऊपर. एक फोर्स तो मुझे दिखेगा मेरा वेट mg जो अर्थ खींच रहा है, दूसरा वेइंग मशीन जो अप्लाई कर रहा है नॉर्मल, बट द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड विल see me accelerating upward with the same acceleration a. So what will how will I use the equation? Newton's second law I will use. N minus mg equal to ma. So n will be equal to mg plus ma. Yes. So और आपको पता है what is reading? Reading is nothing but the normal force. Yes, that you already know. Now method 2. Method 2. In frame of the elevator. तो एलिवेटर का फ्रेम आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा फ्रेम है यहाँ पे, वो नॉन इनर्शियल, क्योंकि एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. सो इन दैट फ्रेम माय फ्री बॉडी डायग्राम, रियल टाइम फोर्सेस तो जो लग रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं, यानी mg एंड नॉर्मल वो तो एक्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ मुझे एक स्यूडो फोर्स मानना पड़ेगा. अब स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. डायरेक्शन किधर होती है? अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. तो एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर. तो स्यूडो फोर्स किधर लगाऊंगा मैं खुद के ऊपर? नीचे. और वैल्यू कितनी रहेगी उस स्यूडो फोर्स की? उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू रहेगी एफ पी. आई एम राइटिंग पी फॉर स्यूडो. इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ मी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. And in this non-inertial frame, what is my acceleration? So, acceleration of this boy, for example, with respect to elevator, you can see it is 0. So, net force must be 0. Now you can use the Newton's law. Now you have used the correction factor. So, F net on boy must be 0 in this frame. So, you can write N must be equal to mg plus ma. So you can check very much कि आपको जो आंसर्स है वो एकदम सही मिल रहे हैं यहां पर भी. ओके, वेल, तो आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं ऑन द बोर्ड कि एक कार्ट है, ठीक है, जो एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, उसके अंदर एक बॉब है जो कि वर्टिकली हैंग कर रहा था, पर एक्सेलरेट होने की वजह से ये बॉब थीटा एंगल बना लेता है और यहां पे रुक जाता है जाके. ठीक है, इट जस्ट गोज हियर एंड यहां पे छोड़ दिया और यहीं रुका रहता है ये. ऑलराइट, नाउ हमें फाइंड करना है कि ये थीटा कितना है. यू हैव टू फाइंड थीटा. ओके, अब इसे अपन दोनों फ्रेम्स में सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं ग्राउंड फ्रेम में. चलिए मैं आपको पहले ग्राउंड फ्रेम में करके बता रहा हूं. मेथड 1 in ground frame. So, well, ground frame में क्या दिख रहा होगा आपको? क्या बॉब आपको इक्विलिब्रियम में दिख रहा होगा ग्राउंड फ्रेम में? जी नहीं. एंटायर कार्ट इज एक्सेलरेटिंग विद ए. सो बॉब भी किससे एक्सेलरेट कर रहा होगा? ए से. किस डायरेक्शन में? राइटवर्ड डायरेक्शन में. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्राउंड फ्रेम में क्या ये बॉब पीछे गया होगा? तो नहीं. तो आप ये सोचिए ग्राउंड फ्रेम में हुआ क्या होगा. ये बॉब की इनिशियल स्टेट है, ये पॉइंट ए है जैसा आप देख पा रहे हैं, और नीचे ये पॉइंट बी है. सो व्हाट वुड हैव हैपेंड? पॉइंट ए तो अटैच्ड है या कनेक्टेड है रूफ ऑफ दिस कार्ट. सो ये तो एक्सेलरेट कर जाएगा आगे. सो ए विल रीच समवेयर हियर, बट बी तो वहां का वहीं रहेगा. सो एंगल क्यों बन रहा है? क्योंकि जो रूफ का पॉइंट है वो कहां जा रहा है?
रूफ का पॉइंट आगे चला जा रहा है, ना कि बॉब पीछे जा रहा है. सो इन ग्राउंड फ्रेम ए इज मूविंग फॉरवर्ड, बॉब वही है. ओके, बट फाइनली यू आर सीइंग दिस एंगल थीटा. सो लेट अस सी. फाइनली वी आर सीइंग दिस एंगल थीटा विद वर्टिकल. तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स mg का लग रहा होगा. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉब. यस, वेयर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉब? Rightward. It is accelerating rightward with the cart. Okay, so its acceleration is rightward. अच्छा, ये बात आप नोट कर लीजिए. Write it on the top of your page that if a body is in equilibrium, then we can resolve forces in any directions. ओके, मतलब आप चाहते तो mg को रिजॉल्व कर देते, इधर mg का एक कंपोनेंट, अगर किस में होता? इक्विलिब्रियम में. बट अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, नीचे लिखिए, इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग देन रिजॉल्व फोर्स along acceleration and perpendicular to acceleration. Resolve force along acceleration and perpendicular to acceleration. Okay, so see here. अब एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? राइटवर्ड. तो मैं रिजॉल्व कैसे करूंगा? अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर. तो किसे रिजॉल्व करना पड़ेगा? mg तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, टेंशन को करना पड़ेगा. तो टेंशन का एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा. यस, तो आप देख लीजिए, आपका ये एंगल थीटा आएगा. ये कंपोनेंट कितना बनेगा आपके पास? t cos ऑफ थीटा. और ये कंपोनेंट कितना बनेगा? t sin ऑफ थीटा. यस, और ये जो मास है वो आपको कितना दिख रहा है इसका? m. तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप एक इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, t cos ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg. दे मस्ट बी बैलेंसिंग. एंड राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे आप, t sin थीटा इज इक्वल टू ma. a मुझे पता है, a इज नोन टू मी. नाउ आई वांट थीटा, तो मैं टेंशन को एलिमिनेट करना चाहूंगा. तो क्या आ जाएगा मेरे पास? आई विल राइट 2 डिवाइडेड बाई 1. I want theta, so I will have t sin theta divided by t cos theta is equal to ma by mg. mm क्या हो जाता है? कैंसिल, t भी कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास आ जाएगा tan of theta is equal to a by g, और इसे theta is tan inverse a by g. So this is my answer in ground frame. I hope you understood. Suppose उसने टेंशन पूछी होती तो क्या करते? टेंशन पूछी होती तो मुझे थीटा नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करता? स्क्वायर एंड ऐड. सपोज आई एम सॉल्विंग फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग हियर, सो आई विल स्क्वायर एंड ऐड. फायदा, t cos स्क्वायर, t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाता, थीटा एलिमिनेट हो जाता. तो मेरा आंसर क्या आता? t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर. तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आती है मेरे पास? रूट ऑफ m को मैं बाहर निकाल सकता था. यस, m बाहर आ जाता, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये आती टेंशन अगर पूछी जाती तो. चलो भाई, अच्छी बात है, फिलहाल टेंशन तो नहीं पूछी गई हमसे. वेल, लेट्स मूव. तो ये है आपका मेथड 1. अब आपको मैं बताता हूं मेथड 2. ठीक है, मेथड 2 होगा इन फ्रेम ऑफ कार्ट. तो इन फ्रेम ऑफ कार्ट क्या ये बॉब आपको एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा होगा या नहीं? नहीं, क्योंकि कार्ट के फ्रेम में ये बॉब आपको यहीं पे दिखेगा, हमेशा यहीं पे दिखेगा, पोजीशन चेंज ही नहीं करेगा. यस, ग्राउंड में तो कार्ट के साथ ही पोजीशन चेंज कर रहा है, कार्ट के फ्रेम में तो कार्ट भी मूव करता हुआ नहीं दिखेगा आपको. यस, सो इन फ्रेम ऑफ द कार्ट, विच इज द सेकेंड मेथड. तो चलिए मैं टेंशन वाला पार्ट रिमूव कर दे रहा हूं. सो इन फ्रेम ऑफ द कार्ट, मेथड 2, और ये फ्रेम कैसा फ्रेम है? यहां पे नॉन इनर्शियल, क्योंकि ये कार्ट खुद एक्सेलरेट कर रहा है. बट एक्सेलरेशन ऑफ बॉब
as seen from cart is 0. This is important point to conclude. जबकि acceleration of Bob in ground frame was a rightward, same as the cart. So here what will I do? I'll do the free body diagram. अच्छा, अब इस फ्रेम में कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये बॉब इस एंगल थीटा पे कैसे आया? तो इस फ्रेम में तो आप बोलोगे कि ये पॉइंट स्टेशनरी था, कहीं मूव ही नहीं कर रहा था, बट आपको बॉब के ऊपर क्या कंसीडर करना पड़ेगा? एक स्यूडो फोर्स, बिकॉज यू आर एन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर. Yes, so you need to consider a pseudo force. So before anything, I apply pseudo force. इधर क्यों? सही बात है, इसी डायरेक्शन में आएगा. कितना आएगा? Mass of Bob into acceleration of reference frame. Direction is opposite to acceleration of reference frame. So ma, नीचे क्या आएगा आपके पास? mg. इधर क्या लगेगी? टेंशन. ये एंगल थीटा. रिजॉल्व. ये एंगल थीटा. तो आपके पास रिजॉल्व करोगे. अब क्या ये बॉब इक्विलिब्रियम में है? यस, दिस बॉब इज इन इक्विलिब्रियम. सो नाउ यू आर फ्री टू रिजॉल्व द फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन यू वांट. ओके, सो वेल, अभी मुझे दो फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो टेंशन को ही रिजॉल्व कर लेते हैं. सो टी कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टी साइन थीटा. एक्सेलरेशन ऑफ बॉब 0 ही है, तो नेट फोर्स 0 कर दीजिए. यू हैव ऑलरेडी कंसीडर द स्यूडो फोर्स. तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, और दूसरा फोर्स क्या बोलोगे? टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma. तो एट द एंड आई एम गेटिंग सेम काइंड ऑफ इक्वेशंस, बट पॉइंट ऑफ व्यू या सोचने का जो तरीका है, इट इज डिफरेंट. तो एज यूजुअल यू कैन डिवाइड एंड यू कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू a by g. You can also find the tension. So this is your method 2. See what is the difference in this? Here I did not apply any such force called ma, but there I applied a force called ma, and then writing the Newton's first law. Equilibrium में है वो इसलिए. जबकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? I am simply taking that this bob is accelerating. I am using Newton's second law here, F equal to ma. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Let's move forward. चलिए, let's see next question here. There is a cart. Okay, block is capped. Cart का मास कैपिटल M, block का मास स्मॉल m. This angle is theta. ठीक है, it is capped. Over here a force F is applied on it. So my question here, first of all surfaces are smooth. All surfaces are smooth. Find value of F such that block does not slip on the wedge. तो मुझे फोर्स की वैल्यू निकालना है जिससे कि वेज के ऊपर ये ब्लॉक स्लिप ना करे. सारी सरफेसेस स्मूथ है. ठीक है. अच्छा, अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते? mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, नॉर्मल. यस, तो ये स्लिप करता, कोई रोकने वाला नहीं था इसे. बट अभी ये स्लिप क्यों नहीं करेगा समझते हैं. तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं. ठीक है, एंड आई लीव द चॉइस टू यू. अब जिस फ्रेम से करना चाहें उससे करें. ठीक है. तो मेथड 1 ग्राउंड फ्रेम में इसे अपन पहले करके देखते हैं. ठीक है. सो मेथड 1 आई एम सॉल्विंग इन ग्राउंड फ्रेम. वेल, तो इसने कंडीशन क्या दी है कि ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज.
मीन्स ब्लॉक एंड वेज या तो दोनों चल रहे हैं तो सेम एक्सेलरेशन से, नहीं चल रहे हैं तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। यही बात हो सकती है कि इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अपन इन दोनों को एक सिंगल एंटिटी ट्रीट कर सकते हैं। यस, as block does not slip so I can treat it as single entity। so इससे सिस्टम मान लिया मैंने और इस पर नेट फोर्स लगा दिए, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या लगेगा, इट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा मान लीजिए n0, और इधर की तरफ एक फोर्स F लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से इस सिस्टम के पास एक एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं a। So let us use Newton's second law on system। ठीक है, here block does not slip इसलिए ऐसा कर पाए, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे F must be equal to in x direction I am writing total mass। अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो कैपिटल M का भी एक्सेलरेशन a है, स्मॉल m का भी एक्सेलरेशन a है, बिकॉज ब्लॉक डज नॉट स्लिप। सो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास F डिवाइडेड बाय m प्लस m, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गॉट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ओके, अब मुझे तो F की वैल्यू निकालनी है। वेल, नाउ लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। सो हियर आई एम ड्रॉइंग FBD ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, चेक। तो ब्लॉक पे एक तो फोर्स मुझे दिख रहा है mg नीचे, रिजॉल्व कर सकते हैं अपन, देखेंगे कैसे रिजॉल्व करें। और दूसरा फोर्स मुझे दिख रहा है ब्लॉक पे नॉर्मल इन दिस डायरेक्शन। यस, अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन है राइटवर्ड। सो ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग राइटवर्ड विथ a, दिस इज द एक्सेलरेशन। वेल, तो किसे रिजॉल्व करोगे आप, mg को या नॉर्मल को। सो हियर आई विल रिजॉल्व नॉर्मल बिकॉज mg इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। सो नॉर्मल विल बी रिजॉल्व इन दिस टू डायरेक्शंस। इसके लिए एंगल चाहिए मुझे, हाँ जी। तो एंगल समझने के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए कि नॉर्मल फोर्स इस तरीके से है ना, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, मतलब वर्टिकल के साथ थीटा। सो दिस इज थीटा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास ऊपर n cos थीटा, और इधर आ जाएगा n sin थीटा। यस, एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है, तो आप क्या इक्वेशन बनाओगे, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो यू विल राइट n cos थीटा must be equal to mg and n sin theta must be equal to ma। आप यहां से a निकालेंगे, a आप एक इक्वेशन से और निकाल चुके हैं, ठीक है। इक्वेट करके f के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो यू विल डिवाइड दीज टू इक्वेशन। सो आई एम राइटिंग 3/2। सो 3/2 जैसे ही मैं लिखूंगा n कैंसिल sin by cos tan हो जाएगा, और mm कैंसिल, इट विल बी a by g। सो a comes out to be g tan theta। This will be my fourth equation। So now what will I do? I'll write by 1 and 2. What will I get? I'm sorry, not 1 and 2, 1 and 4. तो एक्सेलरेशन सेम है, तो I'll write g tan theta is equal to f divided by m plus m। तो आपका जो f है वो कितना आ जाएगा, m plus m into g tan theta। So this is the minimum force needed such that this block does not slip on this wedge। तो ये सॉल्यूशन आपने देखा किसमें, ग्राउंड फ्रेम में। वेल, चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको इन फ्रेम ऑफ द वेज। वेज एक्सेलरेट कर रही है, तो कैसा फ्रेम हो जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए कैसे जाएगा ये, so now let us solve it in frame of wedge। Method 2, और ये फ्रेम है कैसा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, वेल, सबसे पहली बात मुझे इस फ्रेम का एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप सेम आएगा, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप वही आएगा यहाँ पे,
जो ग्राउंड फ्रेम के लिए हमने लिखा था उसे मैं अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वापस से कि ये ब्लॉक और ये सिस्टम, ठीक है। आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है एफ एम प्लस एम इंटू जी, ऊपर नॉर्मल एन नॉट, और इसका एक्सेलरेशन ए। तो ये इक्वेशन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए means A is F by M plus M. So this is common part in both the methods. Okay. Well, so non inertial frame है जिसका acceleration कितना है A. अब मुझे ये बताइए, in this frame acceleration of the block 0 आएगा, क्योंकि block is not slipping on the wedge, so with respect to wedge acceleration of block is 0. However, with respect to ground acceleration of block was same as acceleration of wedge. So अभी अब जब आप block का free body diagram बनाएंगे यहाँ पे, तो block के free body diagram में आपको कौन कौन से forces दिखाई देंगे, as usual जो पहले हमने ड्रॉ किए थे N and mg, but remember यहाँ पे आपको एक और फोर्स दिखाई देगा and that will be what? The pseudo force. Well, acceleration of reference frame किधर की तरफ है, राइट की तरफ है, तो pseudo force किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ। कितना, mass of the body into acceleration of reference frame। अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, आप जिसे चाहे रिजॉल्व कर ले, तो मैं यहाँ नॉर्मल को ही कर लेता हूँ सिंपली। तो वेल लेट अस रिजॉल्व, या फिर आप चाहें तो किसी भी रिजॉल्व कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो रिजॉल्व एम जी एंड एम ए। चलो मैं एम जी एम ए को रिजॉल्व करता हूँ, यू डू ट्राई। तो ये एंगल थीटा है, तो आप बहुत बार देख चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा एम जी कॉस थीटा, नीचे आएगा एम जी साइन थीटा। अब आप रिजॉल्व कर लीजिए उधर एम ए को। सो एम ए का रिजोल्यूशन आपको क्या मिलेगा वहां पे, तो ये एंगल आपको थीटा मिलेगा, तो इधर की तरफ ये कंपोनेंट मिलेगा आपको एम ए कॉस थीटा, आई एम सॉरी ये एंगल थीटा है, तो इधर एम जी कॉस थीटा और इधर एम जी साइन थीटा, वो तो आपको आता है ना। तो एम ए कॉस थीटा इधर और इधर एम ए साइन थीटा। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो आप लिखेंगे एन, अब ये एम जी तो हट गया ना, एम ए भी हट गया, आपने रिजोल्व कर लिया, तो एन किस किस के इक्वल आएगा, ये एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, दिस इज एन, पर मुझे एन निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, एम ए cos theta must be equal to mg sin theta, mm cancels out, so what will I get, I get a equal to g tan theta. I hope you can check, I am getting a as g tan theta, this will be my equation number 2. So by 1 and 2 वही निकल के आ गया, आप f निकाल सकते हैं, so f will be equal to capital M plus small m into g tan theta. So this is how you can solve in relative frame. अच्छा, यहाँ पे आप एम ए और एम जी को रिजॉल्व करने की बजाय किसी भी रिजॉल्व कर सकते थे, नॉर्मल को, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम में है तो आप फोर्सेस को कैसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। बट जब मैं ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा था तब आपको रिजॉल्व कैसे करना था, अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, बिकॉज दैट पार्ट बॉडी वॉज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू।